कहानी है मीतू यामामोतो की। जब वो 5 साल का था तो उसके घर में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसके पेरेंट्स जो घर के अंदर थे उन्हें बचाना इम्पॉसिबल हो चुका था और उनकी इस हादसे में मौत हो गई। अब इतनी छोटी सी उम्र में ही मीतू के सर से माँ बाप का साया हट गया, जिसके बाद मीतू एक के बाद एक रिश्तेदार के घर में रहता, जहाँ उसे एक बोझ की तरह ट्रीट किया जाता था। उसका सारा बचपन एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करके गुजरा, मगर जैसे ही मीतू ने हाई स्कूल एजुकेशन मुकम्मल की तो उसके रिश्तेदारों ने उसे ये कह के घर से बाहर निकाल दिया कि अब वो मजीद मीतू को नहीं संभाल सकते। जिसके बाद उसने इधर उधर नौकरी की, लेकिन हर बार उसे नौकरी से ये कह के निकाल दिया जाता कि वो चोरी छुपे वहाँ रहा करता था, क्योंकि मीतू के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और ना ही वो घर का किराया अफोर्ड कर सकता था। अब एक दिन मीतू नौकरी की तलाश में जा ही रहा था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और वो भागते हुए कैफे के करीब रुक गया। उसे 2 दिन से कुछ खाया नहीं था तो कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। वो कैफे के अंदर घुसते ही गिर जाता है और पास पड़ा एक पॉट गलती से तोड़ देता है। ये देख के मीतू फौरन उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन एक वेटर आके मीतू से कहता है, अरे तुम्हें तो चोट लग गई है, कितना खून बह रहा है, आओ मेरे साथ तुम्हें बैंडेज लगा दूं। ये कह के वो मीतू को एक कमरे में ले आता है और वहाँ मीतू को अजीब नजरों से देख के उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी उंगली से निकलते हुए खून को वो अपनी जुबान निकाल के चाट लेता है। मीतू को ये सब काफी अजीब लगा, लेकिन फिर वो लड़का जिसका नाम रोका था वो खांसने लगता है और मीतू से कहता है, अरे तुम्हारा खून कितना गंदा है, मानो जैसे कोई मरी हुई मछली हो तुम। मीतू कहता है, क्या तुम पागल हो? मीतू को ये सब काफी अजीब लगता है और वो रोका को अजीब कह के वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ कैफे का ओनर कामूरी आता है। वो रोका से पूछता है, तुमने 10 साल बाद किसी इंसान का खून टेस्ट किया, जरा बताओ तो टेस्ट कैसा लगा? जिस पे रोका कहता है, इसके खून का टेस्ट तो बहुत ही कड़वा था। जिस पे कामूरी बताता है, एक इंसान को जितना ज्यादा प्यार मिला हो उसका खून उतना ही ज्यादा मीठा होने लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेचारे को शायद कभी भी किसी ने प्यार नहीं किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मीतू बारिश में भाग रहा था। वो ये सोचने लगता है, आखिर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, क्योंकि उसके पास तो जाने के लिए कोई घर या ठिकाना नहीं था। ये सोच के वो उदास होने लगता है और एक ब्रिज के कोने पे खड़ा खुद से ये कहता है, अगर मैं अभी यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूं तो क्या किसी को मेरी फिक्र होगी? क्या मेरे जाने से किसी को थोड़ा सा भी फर्क होगा? मुझे पता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीतू ब्रिज से जंप करने ही वाला था, लेकिन फिर वो खुद को एक बार फिर से उम्मीद देता है, नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल फिर से नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा, शायद कल मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और रहने की जगह भी। बस यही सोचकर मीतू जैसे ही वापस पलटने वाला था कि उसका पांव फिसल जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। खुद को गिरता हुआ पाके मीतू अपने आखिरी लम्हों में अपनी आंखें बंद करके किस्मत का फैसला कबूल कर लेता है, क्योंकि वो अब कुछ ही लम्हों में मरने वाला है। लेकिन तभी वक्त रुक जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पूरी जिंदगी चाहे और तुमसे प्यार करे तो मैं वो बन सकता हूँ। वक्त थम जाता है और मीतू देखता है कि वही कैफे वाला लड़का है जिसका नाम रोका था। रोका ने उसे बचा लिया था। वो मीतू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनते ही मीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी किसी ने मीतू से ये नहीं पूछा था कि वो कैसा है। जिसके बाद रोका अपना मुंह खोलता है। रोका के दांत वैम्पायर की तरह शार्प हो चुके थे। वो मीतू की गर्दन पर अपने नोकीले दांत गाड़ के उसे काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। मीतू को कुछ समझ नहीं आता, बस उसे हल्का सा दर्द होता है, जिसके फौरन बाद रोका मीतू को नीचे छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारा खून बहुत कड़वा है, लेकिन मैं काम चला लूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना ब्लड सर्वेंट बनाना है। और तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें ब्रिज से जंप क्यों करना पड़ा? मीतू जवाब देता है, नहीं मैंने जंप नहीं की, बस मेरा पाँव फिसल गया और अगर मैं जंप कर भी लूँ तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ये कहते हुए मीतू वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि जाहिर है मीतू ने काफी दिनों से कुछ खाया जो नहीं था। अगले दिन जब मीतू की आंख खुलती है तो वो खुद को रोका के कमरे में पाता है। साथ में ही रोका बैठा एक किताब पढ़ रहा था। रोका बताता है कि एक बॉयज एकेडमी है और वो यहाँ पे एक स्टूडेंट है। वो मीतू से कहता है, जाओ वॉशरूम में जाके नहा लो और इसके बाद यहाँ से चले जाओ। मीतू रोका की ये बात सुनकर रोका से पूछता है, कल रात तो तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ अपने ब्लड सर्वेंट के तौर पे रखोगे। असल में रोका एक वैम्पायर है, मगर अब रोका कहता है कि वो कल थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत बेकार है। ये कहते हुए वो उसे वॉशरूम में फेंक देता है। मीतू पूछता है, आखिर मैं कैसे तुम्हारे काम आ सकता हूँ? मेरा खून तुम्हें इतना कड़वा लगता है, इसमें मेरी क्या गलती है? तब रोका उसे समझाता है कि इंसान का ब्लड टेस्टी तब होता है जब उसे प्यार दिया जाए, और अगर मीतू चाहे तो रोका उसे प्यार करना सिखा सकता है, जिससे मीतू का ब्लड रोका के लिए पीने के काबिल हो जाएगा। मीतू ये सब सुन के रोका की बात मानने को तैयार हो गया था। जब रोका उसे प्यार से गाल पे टच करता है तो मीतू जल्दी से उसे कहते हुए वॉशरूम से बाहर निकाल देता है कि अब उसे नहाना है। रोका मीतू को यह भी बताता है कि वो किसी लड़की का ब्लड नहीं पी सकता। जब तक रोका अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ नहीं लेता तब तक उसे मीतू के ही ब्लड पे जिंदा रहना होगा।
ये बात सुन के तो मीतू की हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि रोका समझता है कि मीतू एक लड़का है, जबकि मीतू तो असल में एक लड़की है जो लड़कों जैसा भेष बना के जॉब ढूंढती फिरती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मीतू की जब आंख खुलती है तो वो रोका को अपने साथ बिस्तर में लेटा हुआ पाकर रोका पे चिल्लाने लगती है, आखिर तुम मेरे साथ एक बिस्तर में क्यों लेटे हो? रोका बताता है वो इसलिए क्योंकि एक साथ सोने से तुम्हें प्यार का एहसास होगा और अब से तुम मेरी ब्लड सर्वेंट हो। ये कहते हुए वो मीतू को वापस बिस्तर पे लेटा के उसकी नेक पे बाइट करके उसका ब्लड पीने लगता है। अब अचानक से रोका के इस तरह करने पे मीतू उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बताता है कि ब्लड सर्वेंट का यही तो काम होता है कि जब भी उसका मास्टर बोले वो उसे अपना ब्लड पीने दे। मीतू कहती है लेकिन इस तरह तो मेरी गर्दन निशानों से भर जाएगी। इस पे रोका उसकी नेक पे अपनी फिंगर्स फेरता है और मीतू की नेक की बाइट मार्क्स ठीक हो जाते हैं। इसके बाद एक चमगादड़ उड़ता हुआ उनके कमरे में आता है। असल में ये चमगादड़ कामूरी ही था। कामूरी मीतू के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाया था। तो मीतू से कहता है आज से तुम भी रोका के साथ बॉयज अकेडमी जाओगे। जिसके बाद मीतू रोका के साथ स्कूल के हॉलवे में जाती हुई ये सोच सोच के घबरा रही थी कि यहाँ तो सारे लड़के हैं, मेरा राज पक्का यहाँ सबको पता चल जाएगा। जब मीतू क्लास में एंटर होती है तो सभी लड़के उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा लड़का आज तक नहीं देखा था। ताकारा नाम का लड़का मीतू से कहता है भाई तुम्हारी तो बहुत सारी लड़कियों के साथ दोस्ती होगी, जरा मेरी भी किसी प्यारी लड़की से दोस्ती करा दो। और सभी स्टूडेंट्स मीतू से दोस्ती करना चाहते थे सिवाय एक के, और वो था रेन नकाइडो, क्लास का सबसे लड़ाका बंदा जो क्लास में अंदर आता है, मीतू को एक नजर देखता है और फिर मुंह फेर के अपनी सीट की तरफ चला जाता है। स्कूल के बाद रोका मीतू से कहता है क्या तुम हमारे कैफे में जॉब करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जॉब भी तो चाहिए थी ना। और कामूरी जो कि कैफे का ऑनर भी था वो खुशी से मीतू को कैफे में जॉब दे देता है। चेंजिंग रूम में रोका का कपड़े चेंज करते हुए मीतू शर्माने लगती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। रोका मीतू से कहता है चलो जल्दी कपड़े बदलो वरना लेट हो जाएंगे। ये कहते हुए वो मीतू की शर्ट खोलने ही वाला था कि मीतू उसे चेंजिंग रूम से बाहर धकेल देती है। अब शिफ्ट शुरू होती है और तकारा मीतू से कहता है अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। मीतू की नजर रोका पे पड़ती है जिसके आसपास बहुत सी लड़कियां मंडला रही थी। वो सब तो रोका के लिए जैसे पागल ही हो रही थी। मीतू सोचती है रोका के पास तो बहुत सारी चॉइसेस थी और उन खूबसूरत लड़कियों का तो ब्लड भी रोका के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर होगा। मीतू ये सोच ही रही थी कि रोका मीतू से स्टोर रूम में पड़े ड्राई फ्रूट्स लाने को कहता है। मीतू स्टोर में जाती है तो वहाँ उन्हीं के कैफे का जोरी नाम का एक क्यूट सा लड़का मीतू के पास आता है और वो मीतू से कहता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम रोका को धोखा तो नहीं दे रहे? क्या तुम उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हो? ये कहते हुए वो मीतू के मजीद करीब होने लगता है और मीतू पीछे अलमारी से टकरा जाती है जिसमें से स्टील का बाउल नीचे मीतू पे गिरने वाला था, लेकिन रोका वहाँ आके मीतू को बचा लेता है। लेकिन रोका खुद जख्मी हो गया था। जोरी ये देख के घबरा गया था और कहता है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मीतू कहती है नहीं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और वो रोका को लेके उसके कमरे में ले जाती है जहाँ वो अपनी शर्ट की बटन खोल के रोका को इशारा करती है तुम्हें खून की जरूरत है और नीचे लेट जाती है। मीतू ये बात जानती थी कि वैम्पायर जितना भी घायल हो ह्यूमन ब्लड पीने से वो हील हो जाते हैं। रोका भी मीतू को देख के खुद को रोक नहीं पा रहा था और झुक के उसका ब्लड पीने लगता है, जिसके बाद उसका जख्म तो ठीक हो चुका था मगर रोका खांसने लगता है। मीतू ये देख के रोते हुए कहती है ये सब मेरे कड़वे ब्लड की वजह से हो रहा है, काश मेरा ब्लड भी टेस्टी होता। अगर तुम चाहो तो किसी भी खूबसूरत लड़की को चुन के अपनी ब्लड सर्वेंट बना सकते हो। रोका मीतू से कहता है उसे सिर्फ मीतू चाहिए और कोई नहीं। जिसके बाद वो मीतू को एक खास एमुलेट पहनाता है जिसपे ब्लू कलर का हार्ट बना हुआ था। रोका बताता है अभी तुम्हारा ब्लड कड़वा है इसलिए इसका कलर ब्लू है, जब तुम्हारा ब्लड बिल्कुल टेस्टी होने लगेगा तो इसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा, और वैसे भी मैं किसी लड़की का खून नहीं पी सकता। इसके बाद कामूरी भी वहाँ आ चुका था। वो मीतू को बताता है कि असल में रोका एक बहुत बड़ा ओताको है जिसे बस एनिमे गर्ल्स ही पसंद है और बस यही वजह है कि वो किसी लड़की का ब्लड नहीं पीना चाहता। ये सुन के तो मीतू के दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था और उसे इतनी खुशी थी ये सुन के कि वो रोका पर मजाक ही में हंसने लगती है। ये देख के रोका भी खुश हो गया था और उन दोनों का ये लम्हा अच्छा गुजरा। अगले दिन मीतू लंच कर रही थी तो वहाँ जोरी आके मीतू से कल के लिए सॉरी कहता है, मगर मीतू भी जोरी से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी रोका को धोखा नहीं दूंगी। तभी बाहर से बाइक की आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लास का वही लड़का रेन ही था। जोरी मीतू को बताता है रेन क्लास का एक नंबर का बदमाश लड़का है जो हर वक्त किसी न किसी के साथ लड़ाई करके आता है। मीतू देखती है कि रेन उसी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। रेन मीतू से कहता है बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आगे रेन दीवार पे जोर से पंच मारता है और मीतू से कहता है तुम रोका से दूर ही रहना, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तभी वहाँ रोका भी आ चुका था और रेन बगैर रोका की तरफ देखे वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जोडो क्लास के दौरान मीतू देखता है कि रेन कितनी आसानी से लोगों को जोडो में हरा रहा है और उसके पंच में तो इतनी पावर है कि उसने दीवार में क्रैक भी बना दिया था।
आखिर एक इंसान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। साथ में खड़ा जोरी बताता है रेन की पावर आम इंसान से कहीं ज्यादा है। अब रेन का अगला ओपोनेंट मीतू ही था। पहले तो रेन सोचता है कि वो मीतू पे थोड़ा हल्का जाएगा, लेकिन मीतू की नेक पे बाइट मार्क देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो मीतू को नीचे गिरा के हरा देता है और फिर वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। रेन मीतू से कहता है तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि रोका एक बहुत बुरा वैम्पायर है। अगर वो इसी तरह तुम्हारा ब्लड लेता रहा तो तुम जल्द एक वैम्पायर बन जाओगे। इससे पहले कि तुम अपना सब कुछ खो दो, यहाँ से चले जाओ। मगर मीतू के पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। वो रेन की उंगली पे बाइट करके खुद को छुड़ाती है और कहती है मुझे पता है रोका एक वैम्पायर है, लेकिन मैंने वैम्पायर से भी बुरे मॉन्स्टर्स देखे हैं जो इंसानों के अंदर हैं। जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ नहीं दिया तब रोका ने मेरा साथ दिया। तुम्हारे लिए चाहे रोका एक मॉन्स्टर होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक एंजल है। वो रेन को ये भी यकीन दिलाती है तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी वैम्पायर नहीं बनूंगी। इस सुन के रेन मीतू के सर पे हाथ फेरता है और कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए ये सब कहा, और अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब रोका उनकी ये बातें दूर से ही सुन रहा था और मीतू ने जिस तरीके से रोका की साइड ली, रोका को अपने अंदर मीतू के लिए अजीब सी फीलिंग्स फील होने लगी। अब हम रेन का बचपन देखते हैं। जब वो छोटा था तो वो बचपन से ही आम इंसान से ज्यादा स्ट्रांग था और अक्सर खेल के दौरान ही वो दूसरे बच्चों को हर्ट कर दिया करता था, जिसके बाद लोग उसे एक मॉन्स्टर कहने लगे और अपने बच्चों को उससे दूर ही रखते। मगर उसकी मॉम हमेशा उसे प्यार से गले लगाती और कहती तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, तुम मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक एंजल हो। अब रेन बचपन की ये बातें सोच के कहता है मीतू की बातों ने उसे अपनी प्यारी मदर की याद दिलाई। अगले दिन जोरी और तकारा मीतू के साथ बाहर आउटिंग प्लान करते हैं और कहते हैं हम बाहर बारबेक्यू पार्टी भी करेंगे। इस सुन के मीतू फौरन मान जाती है और रोका से कहती है प्लीज क्या मैं बाहर आउटिंग पे चली जाऊं, जिस पे रोका थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए मान जाता है। अब वहीं पे रेन भी बैठा उनकी बातें सुन रहा था। असल में रेन का फादर एक वैम्पायर था जो रेन की मदर को अपने साथ ले गया और रेन सोचता है कि वैम्पायर्स बहुत बुरे होते हैं, लेकिन मैं अपनी मदर की तरह मीतू को जाने नहीं दूंगा। वो अपने फादर से अपनी मदर को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो मीतू की हिफाजत करेगा। अब आउटिंग का दिन आता है और सारे दोस्त अपनी कैंपिंग साइट पे पहुंचते हैं। वहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत था और मीतू इतना प्यारा कैंपिंग टेंट देख के फौरन से बिस्तर पे कूद पड़ती है। तभी वहाँ पे हमारा टफ बॉय रेन भी अपनी बाइक पे पहुंच जाता है। सब उसकी तरफ देखते हैं कि हमने तो रेन को इनवाइट ही नहीं किया था, लेकिन रेन वहीं पे अपना खुद का टेंट लगाना शुरू कर देता है। तब मीतू के दिमाग में रेन की वही बात याद आती है कि रेन ने उससे कहा था अब से वो हमेशा मीतू की हिफाजत करेगा। मीतू का रेन से ध्यान हटाने के लिए रोका मीतू को गोद में उठा के उसे पानी में फेंक देता है। मीतू भी रोका को पानी में खींच लेती है और दोनों आपस में एक दूसरे पे पानी उछाल के खूब मजे करते हैं। बाद में जब रोका का खाना बनाने जाने लगता है तो मीतू उसे रोक के कहती है मुझे बाहर आउटिंग पे लाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैंने जिंदगी में कभी भी इतना मजा नहीं किया। जिस पे रोका कहता है हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मीतू अपना चेहरा साफ करने के लिए अपनी शर्ट ऊपर करती है, जो देख के रोका का फेस एकदम लाल हो जाता है। तभी मीतू को रियलाइज होता है कि वो तो असल में एक लड़की है और फौरन बहाना करके टेंट में चली जाती है। मीतू अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तब बाहर से रेन की आवाज आती है जो मीतू से कहता है मीतू तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, अगर रोका ने कभी भी तुम्हें जबरदस्ती वैम्पायर बनाने की कोशिश की तो मैं रोका को छोड़ूंगा नहीं। अब शाम होती है। बाकी दोस्त खाना बना रहे थे, लेकिन रोका और मीतू कहीं दूर बैठे हुए थे और रोका भी अपना डिनर कर रहा था, यानी वो मीतू का ब्लड पी रहा था। जिसके बाद मीतू रोका से पूछती है क्या तुम्हारा रोज ऐसा करने से कहीं मैं वैम्पायर तो नहीं बन जाऊंगी। जिस पे रोका मुस्कुरा के कहता है नहीं, मेरा तुम्हें वैम्पायर बनाने का कोई इरादा नहीं। हम वैम्पायर्स का रोल है कि हम जिस लड़की से शादी कर लेते हैं फिर हम उसी का ब्लड पीते हैं, किसी और का नहीं। और मुझे जब तक शादी के लिए कोई परफेक्ट लड़की मिल नहीं जाती तब तक मुझे तुम्हारे ही ब्लड की जरूरत होगी, लेकिन शादी के बाद तुम आजाद हो। ये सुन के मीतू का दिल टूट सा जाता है और वो अपसेट होके वहाँ से चली जाती है, जबकि उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर उसे रोका की ये बात सुन के बुरा क्यों लगा। शायद इसलिए क्योंकि उसे रोका के साथ वक्त गुजारना पसंद है। अब मीतू एक बार हाउस में पहुंचती है जहाँ कोई भी नहीं था। तब मीतू अपनी असल हालत में आती है और पानी में बैठ के खुद को देखती है। वो सोचती है कि वो तो खुद भी लड़का बन के रोका को धोखा ही दे रही है। तभी वहाँ रेन भी मीतू को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, लेकिन जब रेन पानी में एक लड़की को देखता है तो ये देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ लड़की कैसे हो सकती है। वो जब पास जाता है ये कंफर्म करने के लिए, लेकिन तब तक मीतू ने वापस लड़के वाली विग पहन ली थी। रेन कहता है अरे मुझे लगा यहाँ कोई लड़की है, मगर ये तो तुम हो। अब रेन भी मीतू को ज्वाइन करने के लिए पानी में आ चुका था। वो खुद को गीला करने के लिए अपना सर पानी में डालता है, जो देख के मीतू को बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे लगा कि पानी के अंदर से रेन मीतू की असलियत देख लेगा।
लेकिन रेन बगैर कुछ देखे ही पानी से बाहर आ जाता है। मीतू देखती है कि रेन की कमर पे कुछ स्कार्स के निशान है, जिसपे रेन बताता है मेरे बहुत से स्कूल पुलिस और दूसरे बदमाशों ने रेन को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उसके साथ फाइट की, लेकिन रेन ने उनमें से अक्सर को तो इतना मारा कि वो हफ्तों हॉस्पिटल में पड़े रहे। रेन कहता है मैं कभी जानबूझ के किसी को नहीं मारता, जिसपे मीतू रेन से कहती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम तो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहे थे, जो कि हर इंसान का हक है। मीतू मुस्कुरा के कहती है हाँ तुम थोड़े अजीब जरूर हो, लेकिन तुम बुरे नहीं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं, बल्कि मेरे लिए तो तुम एक अच्छे फ्रेंड हो। रेन मीतू की ये बातें सुन के शर्मा जाता है और कहता है भला मेरी और तुम्हारी फ्रेंडशिप कब हुई। मगर इतने में मीतू वहां से अंदर आ चुकी थी और रेन को अंदर से कोई आवाज देता है। वो दरवाजा खोल के देखता है तो मीतू नीचे जमीन पे गिरी पड़ी थी। शायद गर्म पानी में ज्यादा देर रहने से उसे चक्कर आ गए थे। अब रेन मीतू को उठा के उसके टेंट की तरफ ले जा रहा था, तो रास्ते में मीतू रेन को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है और साथ में ये भी बताती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोका मुझे वैम्पायर नहीं बनने देगा और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। तभी हम देखते हैं कि दूर से रोका और बाकी दोस्त भागते हुए मीतू को तलाश करते हुए वहां आते हैं और मीतू को रेन के साथ देख के रोका बहुत गुस्सा हो जाता है। अब इस एनिमे का एपिसोड 1 यही खत्म होता है। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो उसे कंप्लीट अपलोड करूंगी।